पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में क्लास 12 के सत्ता के समकालीन केंद्र यूरोपीय संघ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस तरह से कि पूरे यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने मिलकर किस तरह से अपना संघ बनाया, किस तरह से अपना आपको विकास किया, किस तरह से अपने एक दूसरे को सहायता करी सैनिक और आर्थिक व्यवस्था में। ये हमने पहले वीडियोज़ में बना चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आसियान है। आसियान किस तरह से आसियान के जो देश हैं, जिस तरह से वो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उन्होंने मिलकर आसियान अपना संगठन बनाया। इन्होंने भी अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक कोशिश करी मदद करने का, किस तरह से सफल रहा है। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ेंगे, यानी किस तरह से जो चीन भी अकेला ही किस तरह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है। आगे अगर हम देखें तो चलते चलते बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी अर्थव्यवस्था में। अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की तरफ रुख करें और आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे पन्ने पर हम देखेंगे अगले कार्टून पर उस पर दर्शाया गया है। 1978 के बाद से चीन ने अर्थव्यवस्था सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी कि 1978 के बाद क्या हुआ, चीन धीरे धीरे करके एकदम एक महाशक्ति के रूप में उभरा। आर्थिक सुधारों की वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने क्या करने लगा, आर्थिक वृद्धि करने लगा, यानी कि इकोनॉमिक उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। अगर हम देखें तो 2040 में आते आते क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बनेगा और अमेरिका को भी क्या करेगा, पीछे पछाड़ देगा। आर्थिक स्तर पर इसमें पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया विकास का एक इंजन रहा है। यानी कि हम देखें हर एक कंट्री में अगर हम कुछ भी सामान खरीदें कहीं पर ज़्यादातर मेड इन इंडिया लिखा होता है। इंडिया में भी अगर हम कितनी चीज़ खरीदें तो ज़्यादातर कितनी चीज़ होती है, चाइना की चीज़ होती है, ज़्यादातर होता है ना मेड इन चाइना। तो ये चाइना क्या है, बहुत ज़्यादा अपना एक विकास का इंजन बन चुका है एक तरह से, ठीक है ना। इसकी विशाल आबादी, भूभाग इसका हम देखें क्षेत्र भी बहुत बड़ा है चाइना का, इसका भूभाग भी बहुत बड़ा है, इसके संसाधन इसके पास बहुत हैं, क्षेत्रीय अवस्थिति इसके पास बहुत है, राजनीतिक प्रभाव इसके बहुत अच्छा है, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, अगर हम इसके देखें चाइना में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई थी, यानी किसके नेतृत्व में, माओ, यानी कि माओ इनके उस टाइम पर लीडर थे चाइना के। तो साम्यवादी क्रांति के जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत व्यवस्था की तरह हो गई। यानी अगर हम देखें सोवियत संघ में जिस तरह से था, उन्होंने भी क्या अपनाया था, सोवियत मॉडल अपनाया। सबसे पहले कब, 1949 में चाइना ने क्या अपनाया, साम्यवादी क्रांति होने से बाद क्या अपनाया, सोवियत मॉडल अपनाया। सोवियत मॉडल में क्या था, सब कुछ क्या होता है, सरकार के अंदर में होता है, ठीक है ना। अभी हमने पीछे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है वो यूएसएसआर के बारे में, यानी कि सोवियत संघ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें सब कुछ जो मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, सब कुछ सरकार के अंदर होता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, अमेरिका वाला जो सिस्टम है उसमें सब कुछ क्या होता है, प्राइवेट होता है, लोगों के पास सब कुछ लिमिटेड, सब कुछ क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सीमित स्वतंत्रता होती है लोगों के पास। सोवियत मॉडल में क्या होता है कि लोगों के पास सीमित स्वतंत्रता होती है, लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है ना, लोग सरकार के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मीडिया भी जो होगी किस बेस पे चलेगी, मीडिया भी चलेगी क्या नाम है, सरकार के कहने में चलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ जो है क्या नाम है, किस में होता है, सोवियत संघ में होता है, ठीक है। सोवियत संघ में सोवियत ये आइडियोलॉजी थी, सबको इकट्ठा लेकर चलना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक आइडियोलॉजी ज़्यादा सफल नहीं रही। इसी तरह से ऐसी हुआ, चाइना में भी कोशिश की गई कि सोवियत व्यवस्था को अपनाया भी गया 1949 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये मॉडल क्या हुआ, चाइना के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े अपने उद्योग बनाए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा की, अपने यानी कि फैक्ट्रीज बनाने शुरू कर दी उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने कल्याण करने की कोशिश तो की, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर जिस तरह से लोग सरकार आर्थिक वृद्धि हो रही थी, उससे ज़्यादा क्या हो रही थी, वहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि इनका ये जो सिस्टम था क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। फिर चाइना ने क्या करा, अपने कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि यूएसएसआर में क्या हुआ था, सोवियत संघ में इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई थी। क्या अपनाई थी, शॉक थेरेपी अपनाई थी, जिससे क्या हुआ, उनको सब कुछ अपना क्या करना पड़ गया था, अपना सब जितनी भी फैक्ट्री थी उनको बेचना पड़ गया था, निजीकरण करना पड़ गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपना धीरे धीरे करके अपना शॉक थेरेपी ना अपना के कुछ नए कदम उठाए, वो क्या हुआ, सफल रहे। पहला क्या करा चाइना ने, चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय, यानी कि 1970 के दशक में चीन ने क्या करा, कुछ नए बड़े नीतियाँ बनाए, इनकी रूल्स बनाए। चीन ने 1972 में सबसे पहले क्या करा, अमेरिका से संबंध बनाए। अमेरिका से संबंध का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद की तरफ इन्हें हाथ बढ़ाया, साम्यवादी को छोड़कर उसने चाइना ने किसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फ्रेंडशिप करने की कोशिश की पूंजीवादी की तरफ, यानी कि अमेरिका की तरफ दोस्ती करी। पहला पॉइंट यही है कि क्या क्वेश्चन आता है, चीनी
तक के उसमें दशक में क्या निर्णय लिए थे चीन ने 1970 के दशक में। तो पहला निर्णय क्या लिया था, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए थे। ठीक है। दूसरा, और आर्थिक एकांत को खत्म कर दिया, यानी कि आर्थिक जो एकांतवास था, यानी कि अपना भी सब कुछ करना, अपना आप को डेवलप करना, इससे छोड़कर क्या करना, प्राइवेट सब कुछ करने की कोशिश करी। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी कि जो चाउ एन लाई थे 1973 में, इन्होंने क्या करा कि कृषि, उद्योग और सेना, और इन पे क्या करा, प्रौद्योगिकी यानी कि आधुनिकीकरण, फैक्ट्रीज बनाने की कोशिश करी, यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे इन्होंने अपनी नई नई चीज़ लाने की कोशिश करी। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति अपनाई। पहला पॉइंट क्या हो गया, अमेरिका के साथ संबंध करे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, औद्योगिकरण लेकर आए, आधुनिकीकरण लेकर आए। तीसरा पॉइंट क्या हो, खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है ना। चाइना ने तीसरा पॉइंट क्या करा, तीसरा वो कराया, खुले द्वार की नीति अपनाई। कब, 1978 में। अब नीति ये हो गई कि देश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश के उच्चतर उत्पादन को प्राप्त किया जाए। यानी कि क्या कर दिया, कोई भी आगे कंट्री क्या कर सकती है, चाइना में निवेश कर सकती है। इस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया, जिससे क्या हुआ, चाइना के लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला। चाइना क्या हुआ, आगे लोगों को रोज़गार मिला। जब बाहर से पैसा देश में आने लगा तो इस तरह से क्या हुआ, चाइना बहुत ज़्यादा विकसित देश बनने लगा। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। 4 पॉइंट क्या कर दिया कि खेती भी जो थी वो भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उसके बाद 1998 में उद्योगों का भी, इनकी जो फैक्ट्रीज बनाई थी सरकार ने, वो भी क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया गया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष अधिकार क्षेत्र दिए गए। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था की अपनी उभरने लगी, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था अपनी जड़ता पकड़ने लगी, यानी अपने आप को विकास करने लगी। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादनों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, यानी कि जो कृषि की उत्पादन तो हुई, यानी कि कृषि जो होने लगी थी उसमें तो बढ़ोतरी होने लगी। साथ साथ में क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ के चाइना के, उनको भी कारोबार मिलने लगा, उसमें भी बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है। इसके ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी और उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि होने लगी। इस तरह क्या हुआ कि चाइना में क्या होने लगा, यानी कि गाँव और उसमें मतलब इस तरह से गैप आ गया, यानी कि गाँव और शहरों में गैप आ गया। लोग क्या करने लगे, गाँव से शहरों में जाने लगे चाइना के। ठीक है। 5th जो पॉइंट किया है, चाइना ने वो क्या करा, व्यापार के नए कानून, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स के निर्माण में विदेश व्यापार में उल्लेखनीय किया, कि व्यापार से रिलेटेड उन्होंने अपने क्या बनाए, रूल्स बनाए। वो 5th पॉइंट ये है। 5th पॉइंट उन्होंने क्या करा कि सेल्स अपनाया, क्या अपनाया, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही 5th पॉइंट ये है चाइना का। ठीक है। किस तरह से धीरे धीरे करके अब चाइना क्या आ गया। अब फिर हम देखें 6th पॉइंट क्या आ गया, चाइना ने किस में आ गया, चाइना यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया। क्या बन गया, चाइना यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया, यूएनओ का परमानेंट यानी कि मेंबर बन गया। इस तरह से क्या हुआ, चाइना की पूरी एक बात रखी जाती है, यानी कि चाइना इस तरह से महत्वपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव रखता है। पूरे विश्व में क्या करता है, चाइना अपना सारा सामान बेचता है, पावरफुल इस तरह से बना। क्लियर है। इसमें चाइना के बारे में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से धीरे धीरे करके चाइना साम्यवादी से होकर पूंजीवादी की तरफ कैसे बढ़ा, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि चाइना और चीन और भारत के जो संबंध है उसके बारे में हम उसमें फोकस करेंगे। अब ये क्लियर है, ये वाला टॉपिक। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी उसको, आपके कमेंट को पढ़कर कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि सॉल्व करने की, आपको बताने की। चीन के साथ भारत के संबंध पढ़ेंगे अब हम, यानी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद से उदय के साथ चीन एक एशियाई की महाशक्ति थे। यानी कि भारत और चीन क्या थे, दोनों ही क्या थे, पश्चिम एशिया के जो देश हैं उसमें एक महाशक्ति है। महाशक्ति के रूप में, यानी कि बड़ा क्षेत्र है, बड़ी क्या नाम है, लोग हैं, जनसंख्या, कारोबार अच्छे हैं यहाँ पर। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नाराज भी होते थे, लेकिन साथ में इसका दबदबा था चीन का। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत की इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों में रहा। यानी कि जब राजवंश चल रहा था उस टाइम पर भारत ने भी जो राजवंश जो राजा थे उन्होंने भी क्या नाम है बहुत सारे अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की। तो चाइना का भी कुछ हिस्सा उन्होंने जीता, विजय किया। ठीक है ना। ये आर्थिक पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामलों में भी कभी नहीं टकराए। यानी कि देखे पहले तो उसमें ऐसा कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक वार हुआ। वो क्या हुआ कि जब भारत तिब्बत पर, यानी कि भारत का क्या है
सीमाएं कुछ विवाद है भारत और चाइना का, ठीक है ना। तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो क्या हो गया, भारत में आ गए, भारत ने उसको शरण दे दी, जिस वजह से क्या हुआ कि चाइना को बुरा लगा। चाइना को ये बुरा लगा कि भैया इन्होंने क्यों उसको हमारी इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी चीज़ में। तिब्बत तो वो सोचते हैं कि तिब्बत हमारा है, चाइना सोचते हैं कि तिब्बत हमारा है, लेकिन भारत ने क्या किया, तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनको अपने भारत में शरण दे दी, मदद करने के लिए। वो सिर्फ हेल्प मांगने के लिए आए थे, जिसकी से चाइना को बुरा लगा। चाइना ने क्या करा कि इंडिया पर वॉर कर दिया 1962 में। जो पहला हमारा वॉर हुआ था आज़ादी के बाद, वो 1962 में किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि सीमा विवाद के ऊपर हुआ था। क्लियर है। तो पहला विवाद वैसे तो हमारे कोई ऐसा पहले नहीं थे। अगर हम देखें 1962 में युद्ध में भारत को सैनिक पराजय हुई, यानी कि वॉर तो हुआ, लेकिन भारत क्या हो गया, बेचारा हार गया। कि वो जब भी आज़ाद हुआ था, कानून हमारे जब हमारे संविधान तभी बना था, तो हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, इतना ज़्यादा इस चीज़ पर नहीं पता था कि ऐसे वॉर हो जाएगा। भारत क्या हो गया, इस चीज़ पर हार गया और चीन जीत गया। भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घता का असर पड़ा, यानी कि भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। 1976 तक दोनों देशों के बीच मतलब दुश्मनी रही। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त हो गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर कर दिया गया, ठीक है। इसी दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौर करने में से भारत चीन संबंधों को सुधार मिला। यानी कि सबसे पहले 1988 में राजीव गांधी ने क्या करा, चीन का दौरा किया, जिससे क्या हुआ, उसमें हमारी मित्रता की कोशिश की गई, यानी कि फ्रेंडशिप की कोशिश की गई। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उपायों को शुरू किया। दोनों देशों ने राजनीतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग, व्यापार के लिए, यानी कि अपना आप को व्यापार के एक दूसरे के लिए द्वार खोले कि हाँ तुम भी अगर हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं। 1999 में से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना दर बढ़ा है, ठीक है ना। कितना बढ़ा, 30%। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्वीपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों भी सहयोग करते हैं, इनकी एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में क्लियर है। हमने इसमें संबंध किया, इसके भारत और इसके चीन के संबंध में हमने क्या पढ़ा कि जो चीन है ऐसा पहले कोई लड़ाई नहीं थी, पहले साथ थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि तिब्बत की वजह से 1962 में क्या हुआ कि भारत का पहला वॉर हुआ, जिसमें भारत हार भी गया। फिर धीरे धीरे करके कैसे राजीव गांधी ने 1988 में चीन का दौरा किया, फिर धीरे धीरे करके कैसे व्यापार एक दूसरे के लिए खुलता चला गया। क्लियर है।